तो सब आपको वेलकम कहेंगे। Thank तो you. क्या कुछ होना चाहिए? एक तो ये कि जब तकलीफ़ शुरू हो जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, मसाइल शुरू हो जाएं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लाइफस्टाइल, क्या रूटीन, किस तरह से अपने आप को ऐसा बनाएं हम कि ये नौबत ही ना आए। देखिए, जिस तरह आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं, अगर आप उस गाड़ी को गंदे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, खड्डों में गुजारेंगे, उसको इंजन फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे, तो वो गाड़ी अगर ब्रांड न्यू 20 साल चलना है तो वो 5 साल में ख़राब हो जाती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी वैसी ही है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को ख्याल रखेंगे, उसका वेट अब नहीं बढ़ाएंगे ज़्यादा, एहतियात से उसको इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे। अब एविडेंस पब्लिश हो चुके हैं कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें रिस्क ऑफ आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस कम है बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। इसी तरह जो ओवरवेट लोग हैं उनमें डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जिनमें वज़न कम है। इसीलिए आजकल इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में फास्टिंग के ऊपर, जो अल्लाह ताला ने हमें वैसे ही एक नेमत दी हुई है रोज़ों के सूरत में। तो पूरी दुनिया में कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने वेट को इतना कम कर लें कि आपकी बॉडी का लोड और रिक्वायरमेंट कम हो जाए। अब फ़र्ज़ करें जनरेटर है और जनरेटर पे 5 kVA की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, आप उससे 20 का काम ले रहे हैं। तो ये चीज़ ह्यूमन बॉडी है। आपने जस्ट साइंस की बेसिक फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप बहुत प्रेशर डालोगे, उसको नुकसान होगा। अच्छा, हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा मरीज़ ज़रूर होता है। स्पेशली मैं ख़वातीन की बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि ख़वातीन, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शायद मैं गलत भी हूँ, कि ख़वातीन जिस प्रोसेस से गुजरती हैं थ्रू आउट अपनी होल लाइफ, यानी कि उन्होंने बच्चे भी पैदा करने हैं, प्रेगनेंसी भी गुजारनी है, तो उसके अंदर जो उनकी बॉडीज़ के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं हड्डियों के अंदर। कहा जाता है कि जो बच्चे की बोन्स बनती हैं वो माँ की हड्डियों से ही सारा रस चूस कर बनती हैं। उसके बाद जो माँ के अंदर डेफिशिएंसी होगी, अगर उसको पूरा नहीं किया जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पूरा करना क्या बेहतर रहेगा, या उसके बाद भी ऐसे सप्लीमेंट्स या ऐसी डाइट्स आप ले सकते हैं कि आपकी वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर वो कमज़ोरियाँ और वो बाद में दर्द की या जॉइंट्स पेन की वजह ना बने? तो क्या ऐसा है पॉसिबल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि फ़ीमेल्स और मेल्स में बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए कि फ़ीमेल का हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिफरेंट है मर्दों से। फीमेल जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उनको होता है तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस और हो जाते हैं, जिसके अंदर आपने जिस तरह सही निशानदेही की कि उनके वेट के ऊपर प्रॉब्लम पड़ता है, उनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेडीज़ को चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें। अब आप देखें यूरोप के अंदर वो लोग 9 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर भी एक्सरसाइज कर रही होती है। वेट क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी हड्डियों को कमज़ोर नहीं करना, प्लस वो सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं। लेकिन आपने ओवर एक्सेसिव सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने। आज के दौर के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये टेस्ट इतने सस्ते हैं कि कोई आदमी भी करवा सकता है, जिसमें बेसिक टेस्ट में विटामिन डी, यूरिक एसिड और कैल्शियम। अगर आप ये 3 टेस्ट करा लेते हैं और उसमें डेफिशिएंसी है तो इनकी मेडिसिन भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो चुकी है कि हर बंदे के लिए इजी है उसको ख़रीदना। तो आप अपने सप्लीमेंट को उससे रिप्लेस करें। प्लस डाइट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि हाई फाइबर डाइट आप ली जाए, प्रोटीन का इंटेक आपका ज़्यादा हो, ख़ास तौर पे दालें जिस तरह हो गई उनमें बहुत प्रोटीन होता है, मीट हो गया। अब जो लोग बेचारे मीट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए दालें अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं। अगर आप लोबिया खाते हैं, बीन्स खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, उसके अंदर इतना हाई प्रोटीन है कि वो आपको सप्लीमेंट देगा। हमारे यहाँ एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम यंग लड़कियाँ जो हैं वो ये फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, प्रोसेस फूड होता है। और पिछले 10 साल में प्रोसेस फूड की हाइप इतनी बढ़ चुकी है कि हर बच्चा हमारे घर में प्रोसेस फूड खाता है। एग्जाम्पल सॉसेजेस हो गए, नगेट्स हो गए, एग्जाम्पल नगेट्स हो गए, दीज आर ऑल प्रोसेस फूड्स। तो आपने अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फूड की तरफ लेकर आना है, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ को फ़ायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो ये सारी चीज़ें यकीनी तौर पे अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन जो ऑलरेडी ख़राबी हो चुकी और स्टेज पे पहुंच गए, आपने बताया कि आपकी स्पेशलिटी भी यही है घुटने और कंधे जिसके ज़्यादातर मसाइल होते हैं, तो उसके लिए क्या फिर किया जाए? कोई ऐसी इंजेक्शंस हैं, कोई ऐसी मेडिसिन्स हैं, कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं, या नी रिप्लेसमेंट, या इनको चेंज करना ही अल्टीमेट इसका हल होगा? देखिए, सबसे पहले चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि है क्या। अल्लाह ताला ने इंसान के नी जॉइंट के ऊपर एक लेयर लगाई होती है, उसको कहते हैं कार्टिलेज, या जिस तरह हम पाए खाते हैं, पाए के ऊपर एक जो लेयर होती है वो, ठीक है। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है उस लेयर की थिकनेस का कम हो जाना, बस इसको कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक है। आर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर ग्रेड 1 और 2 हुआ है जिसके अंदर कार्टिलेज 50% लॉस हुआ है तो आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें स्टेम सेल इंजेक्शंस हैं, हाइलुरोनिक इंजेक्शंस हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी है, पेन किलर्स हैं।
लेकिन अगर आर्थराइटिस ग्रेड 3 और 4 में चला गया कि मतलब बिल्कुल कार्टिलेज घिस गया है, जिस तरह गाड़ी का टायर पूरा घिस चुका है और आपका पैर टेढ़ा होने लग गया है, सुबह उठते हैं पेशेंट को दर्द होता है, वॉशरूम जाते हैं दर्द होता है, नमाज नीचे बैठ के पेशेंट पढ़ नहीं सकता, गाड़ी में बैठ नहीं सकता, दिस मीन्स आर्थराइटिस एक्सरे के अंदर ग्रेड 4 में आ चुका है। ऐसी कंडीशन में बहुत अनलाइकली है कि बायोलॉजिकल ये मेडिसिन ठीक करेगी। तो हमारे पास 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और उसको कहते हैं जॉइंट रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट। 30 से 35 मिनट्स में ये सर्जरी हो जाती है और पेशेंट शाम में घर होता है। और आफ्टर 70 भी ये सूदमंद होगा या उसमें तो फिर रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता होगा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। 70 में ही किया जाता है। द ओल्डर यू आर द बेटर फॉर यू। अब पूरी दुनिया के अंदर यंग पेशेंट्स की नी को बचाया जाता है, इसको कहते हैं जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। आज टाइम शॉर्टेज की वजह से हम इस पर एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन अब अगर किसी उम्र की इंसान की उम्र 55 साल है इंग्लैंड में या यूरोप में, या इवन 60 साल है, तो हम कोशिश करते हैं उनके घुटनों को कम से कम बदलें और टाइप की सर्जरी करके घुटने बचाएं। तो 60 के करीब 57, 58, 60 के करीब पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, जिसके अंदर पेशेंट को 15 से 20 साल तक इंडिपेंडेंट लाइफ मिल जाती है। वो चलेगा, गोल्फ खेलेगा, वॉक करेगा, गाड़ी चलाएगा और पेन किलर्स उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी गुड ऑपरेशन। कार्टिलेज का कम होने की वजह क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इसको रोका भी जा सकता है, इसके कम होने की वजूहात क्या हैं? मल्टीपल रीजंस है। नंबर 1 जो बेसिक रीजन है जेनेटिक्स। कुछ लोगों की फैमिली के अंदर 5 बहन भाई हैं, उनमें से एक को आर्थराइटिस होगा, एक ही तरह ग्रो किए, एक ही वजन के, दूसरे को नहीं होगा। दूसरा रीज़न इन्फेक्शन, के घुटने में इन्फेक्शन हो गया है और पस पड़ गई है, जो हो जाता है लोगों को उससे। तीसरा रीज़न एक आपने बीमारी सुनी होगी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गेंठिया कहते हैं, कि हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को कहा होगा हमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसके अंदर जोड़ ख़राब हो जाते हैं। चौथा रीज़न पोस्ट ट्रॉमेटिक, जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन है, मोटरसाइकिल से गिरे, टांग टूटी, गलत जुड़ी, वो जोड़ ख़राब हो गया। तो दीज आर द बेसिक रीज़न ऑफ डेवलपिंग आर्थराइटिस। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जेनेटिक्स, कि किसी को नहीं पता आज तक पूरी दुनिया में कि एक्चुअल रीज़न क्या है। मैं और आप एक हेल्दी हैं, हमारी उम्र 60 साल हुई, हमें आर्थराइटिस हो गया, किसी को रीज़न नहीं पता आज तक। ओके डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कुछ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हजरात हैं, वो ये कहते हैं कि विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी सर्जरी, किसी भी स्टेज का आर्थराइटिस है आपको या आपके घुटनों, जॉइंट्स या कहीं पर भी बॉडी के अंदर पेन है, तो वो थेरेपी के थ्रू उसको हील कर सकते हैं और उसको दोबारा से वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल इंसान चलता फिरता है। तो क्या पॉसिबल है जिस तरह से डॉक्टर्स या हमारे कुछ यहाँ के थेरेपिस्ट क्लेम करते हैं? देखिए, साइंस ने तो इसको शो नहीं किया। मेडिसिन के अंदर एक टर्म यूज़ होती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब है कि पिछले 30 से 35 साल का रिसर्च पब्लिश ने उस डेटा को क्या शो किया। तो रिसर्च ने ये शो नहीं किया कि जिस इंसान का आर्थराइटिस ग्रेड 4 पे हो गया उसको थेरेपी ठीक करेगी। रिसर्च ने ये ज़रूर शो कर दिया है कि जिसका ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, उसमें अगर आप नी रिप्लेसमेंट करें तो हमारे पास 30 साल का डेटा मौजूद है कि ये मरीज़ 20 साल तक नॉर्मल रहते हैं। तो हमने साइंस पे बिलीव करना है, हमने एनेक्डोटल किसी के कहने पे बिलीव नहीं करना। अर्ली स्टेजेस पर अगर आप हैं तो आपका थेरेपी से रिकवर हो सकता है। तो अर्ली स्टेज के अंदर आप बिल्कुल अपना वेट लॉस करें, सप्लीमेंट्स लें, आप स्टेम सेल इंजेक्शन की ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लेट स्टेज इन विच ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट आर्थराइटिस इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन। ठीक है, एक दफा हो गया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते उसे। शोल्डर का भी अगर आपसे जानना है, शोल्डर में पाकिस्तान में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं शोल्डर में वो है फ्रोजन शोल्डर। आपने सुना होगा कि मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया। फ्रोजन शोल्डर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो आपके शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह है, उसके ऊपर जो झिल्ली लगाई हुई है वो नॉर्मली बड़ी लूज होती है, वो झिल्ली टाइट होने को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर के पहले स्टेज में पेशेंट को पेन होगा, उसका हाथ उठेगा नहीं, आपके घर में अम्मी कहेंगी मुझसे चादर नहीं उतारी जाती, मुझसे कैबिनेट से कोई सामान नहीं निकाला जाता। उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट्स को सबसे पहले फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी करवाते हैं। 6 महीने के इस प्रोसेस में अगर उस पेशेंट की इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं एक्सरे गाइडेड हाइड्रोडायलेटेशन। बगैर बेहोश किए एक्सरे मशीन में लिटा के हम पेशेंट के उस शोल्डर के अंदर 50 cc तक कुछ ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिससे उसका शोल्डर खुल जाता है, वॉक करके पेशेंट कर जाता है। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डियों का खोखला हो जाना और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि कोई चीज़ नीचे से उठाते हुए आपके बैकबोन के अंदर कोई मसला हो जाता है, तो ये भी इसकी वजह भी हड्डियों का खोखला होना है जी। और इसके लिए फिर क्या इलाज है? क्योंकि एक इसी तरह अजीज़ हैं, मैं उनकी एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। उनकी जो हिप की बोन है, वो जो एक ब्लॉक सा होता है, गोला, वो खोखला हो जाने के बाद अब डॉक्टर से उन्होंने रुजू किया, उन्होंने कहा ये इसकी रिप्लेसमेंट ही आखिरी हल है।
और उसके लिए तो फिर ज़िंदगी भर का अगर रिप्लेसमेंट हो जाती है तो एहतियात है, आप टांग पे टांग रख के बैठ नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते, या ख़ास पोस्चर में आपको स्ट्रेट बैठना है रोबोट की तरह। तो ये खोखला होने की वजूहात क्या होती हैं और क्या इसका कोई हल है बग़ैर किसी ऑपरेशन के या अल्टीमेटली उस बोन को रिप्लेस करने के? देखिए, आपने दो सवाल किए। पहले खोखलापन को हमारी मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। मतलब एक आपकी दीवार है और दीवार की जो ईंटें हैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर कम होता जा रहा है। इसका मतलब उस पर लोड डालोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक। आपके पास एक दीवार है और दीवार के ऊपर जो हमने सीमेंट लगाया टाइल के साथ, सीमेंट की लेयर का वीक होकर सीमेंट का गिर जाना, इसको कहते हैं आर्थराइटिस। एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर मरीजों की हड्डियों का जो बुरादा कमज़ोर हो जाता है वो हाई रिस्क पर होते हैं फ्रैक्चर के। ये बूढ़ी खातून नमाज पढ़ने के लिए या वज़ू करने के लिए अपनी टांग सिंक में डालती हैं, गिरती हैं, इनका हिप टूट जाता है। इसको कहते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। अभी मैं कुछ दिन पहले एक और प्रोग्राम में था, मैंने बताया कि इंग्लैंड के अंदर इसकी पूरी सोसाइटी है। इतने ज़्यादा फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर एल्डरली में होते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ नौकर होते हैं अपनी माओं के साथ, घर में लोग होते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन इंग्लैंड जैसी कंट्री में इंडिपेंडेंट खातून होती हैं, 80 साल की, वो चलती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनका गिरने की वजह से फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है। आप हैरान होंगे सुन के कि जब उनका फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है तो हम 18 घंटे से 16 घंटे में उनका ऑपरेशन करके अगले दिन वॉक करा देते हैं। अरे वाह, इतना सक्सेसफुल है। पाकिस्तान में क्या होता है, जब उनका हिप टूटता है वो बेचारे 10-10 दिन बिस्तर पे लेटे रहते हैं, फिर जाके उनकी सर्जरी होती है। और इसका डिफरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए, कि जिन लोगों का कूला टूटे और आप उनको 24 घंटे के बाद ऑपरेशन कराएंगे, उनके मोर्टेलिटी मतलब डेथ का रिस्क 25 से 30% है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन के हिप रिप्लेसमेंट, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट टेनिस खेलता है, आपके सामने जिंदा मिसाल है सबसे मशहूर टेनिस प्लेयर इंग्लैंड का एंडी मरे जी, दोनों हिप रिप्लेसमेंट। अरे वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मुफीद डॉक्टर बातें भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। आर्थोपेडिक